हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो के अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। बच्चों, जैसे आपको पता ही है, लॉज ऑफ मोशन को हम फील करा रहे हैं। वहां से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को अच्छे से फील कराया है और उसी कैटेगरी में हम आपके सामने एक बार फिर से बढ़ गए हैं। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कलेक्शन के साथ मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हुआ हूं। बच्चों, लॉज ऑफ मोशन को मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, फील कराया। अब लॉज ऑफ मोशन से ही आप बेहतरीन क्वेश्चंस के कलेक्शन का आपको यहां पिटारा खोलने वाला हूं। आप बने रहेंगे वीडियो में अच्छे से। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बच्चे को फिजिक्स सिखा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की कहानी। यहां पर लॉज ऑफ मोशन में लॉट ऑफ प्रैक्टिस हमने लास्ट क्लास में भी की थी और आज भी हम करने वाले हैं। धमाकेदार धुर्राटेदार प्रैक्टिस के लिए एक बार फिर से अपन रेडी होते हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अ सेल मींस यहां बुलेट को बोला गया है ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg इफ द स्पीड ऑफ सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। बेटा यह मास और बुलेट और गन के बीच का फोर्स है जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। तो अपन वही वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। यहां पर लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन बोलो क्या है बच्चों। मोमेंटम कंजर्वेशन आपके सामने, उसको फील करते हैं। यहां पर अपन लिखते हैं, हमें पता है उसके बारे में बेटा। मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट। माइनस का साइन इसलिए लगता है क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है, इसलिए। अब बेटा मास ऑफ गन कितना दे रखा है, मास ऑफ गन है 100, वेलोसिटी ऑफ गन वो तो फाइंड करना है बच्चों। मास ऑफ बुलेट कितना है, सेल का जो मास है 0.02 और ये कितना दे रखा है 80। बेटा इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो एक जीरो तो इससे कट जाएगी, ये आ जाएगा अपने पास, फिर इसको भी इधर ले जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ गन अपना निकल के आएगा कितना, 16 इंटू 10 टू दी पावर का हिसाब लगवाओ बेटा। 2 एक कम हो जाएगा, 3 आ जाएंगी तो 10 टू दी पावर 3, ये भी तो जाएगा ऊपर माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो m1 b1 इज इक्वल टू m2 b2 से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये 100 उधर जाएगा तो एक और उसमें से वहां पर -3 हो जाएगा और ये इसको बोल सकते हैं 16 मिलीमीटर पर सेकेंड या 1.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो भी आंसर लगाना हो वो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन इजीली हमने इसको सॉल्व कराया। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप पॉज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं, आपको फील कराते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सब लोग फील करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। बेहतरीन क्वेश्चन है। अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल बाय एंगल ऑफ 45 डिग्री without changing its speed which is equal to 54 km per hour. What is the impulse imparted to the ball? मास ऑफ द बॉल दे रखा है 0.15 kg। देखो बेटा आप ऐसे समझिए कि ये तो हमारे पास एक सरफेस इस तरीके से हमने बनाया है इसको और ये टन टनाटन करते हुए यहाँ पर है। अब कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे आता है और ये फिर ऐसे चले जाता है। ये पूरा जो एंगल दे रखा है ना, ये वाला पूरा एंगल ये दे रखा है बच्चों 45 डिग्री, ठीक है। मान लो वैसे ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये 45/2 हो जाएगा, है ना। ऐसे v स्पीड से ही आता है, v से ही जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले v को कैलकुलेट कर लेते हैं तो v हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कि 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इससे ये कट जाएगा कितने टाइम्स बेटा, 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ये आ गया, v की वैल्यू आ गई 15। अब आपको पता है अगर थीटा थीटा से होता है तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम बेटा जी इस क्वेश्चन में हो जाएगा हमारे पास, दोनों ही कॉस कॉस के फंक्शन होंगे तो वो होगा 2mv cos थीटा। और बेटा जी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2m की वैल्यू कितनी है बेटा 0.15
v की वैल्यू कितनी है बेटा 15 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 45/2, ये हो जाएगा बेटा। अब cos 45/2 की वैल्यू हम उससे हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, आओ फील कराते हैं हम इस बात को। जैसे आपने पढ़ा है ना cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है ना, तो यहाँ cos इसको 45 बोलो बेटा, और ये हो जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। थीटा की वैल्यू कितनी है 45/t, ये बेटा थीटा की वैल्यू है बेटा। इसको इधर ले जाओ तो बेटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और अपॉन में कौन आएगा बेटा 2। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन आएगी, तो वहां से cos 45/2 की वैल्यू आ जाएगी। बाकी चेंज इन मोमेंटम आ चुका है, और आपको पता है कि इम्पल्स किसके इक्वल होता है मेरे भाइयों, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के ही इक्वल होता है। और यहाँ से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। देखा आपने, यहाँ दो बातें होती हैं बेटा, उस बात को ध्यान रखना है। अगर ये एंगल यहाँ ये वाला होता था, तो फिर अगर मान लो ये अल्फा होता, ये भी अल्फा ऐसे दे रखा होता, तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम होता है 2mv sin अल्फा। यानी ध्यान रखो बेटा, अगर एंगल हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से है तो 2mv cos थीटा होगा, अगर एंगल वर्टिकल वाली लाइन से है तो 2mv sin अल्फा होगा। ये हमने खूब अच्छे से उस समय पढ़ाया भी था, समझाया भी है जब हमने नोट्स में अच्छे से। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, उसके कंपोनेंट बन जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो हो जाता है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। जी सर, ये वाला क्वेश्चन फील करो, बेहतरीन क्वेश्चन है। अ स्टोन ऑफ मास 0.25 kg टाइड टू एंड ऑफ स्ट्रिंग व्हील्ड इन राउंड इन सर्कल ऑफ रेडियस दे रखा है आपको 1.5 मीटर, स्पीड दे रखा है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अच्छा, 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, रिवॉल्यूशन को बोलते हैं 2 पाई, और अपॉन में मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 40 हो जाएगा सर। अब देखो ये 2 से कट जाए, 20 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा कितना 4 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा क्या हो जाएगा 4 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हो जाने वाली है जो मैंने आपको पढ़ाया है। अब पढ़ो बेटा, व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग। देखो बेटा कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे पास है नहीं कुछ, तुम अपना आई कार्ड देना बेटा जरा। हाँ जी, थैंक यू। देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो ये m मास का ब्लॉक है और ये इसकी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे टन टनाटन करते हुए, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो mr ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ही तो होगा। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा बेटा वही तो स्ट्रिंग में टेंशन के इक्वल हो जाएगा। तो बस वही आपसे पूछा है कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो यहाँ अपन लिख देंगे उसी बात को कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा, और वो कितना होता है mr ओमेगा स्क्वायर। बेटा m की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.25, तो 0.25 हो गया। r की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा जी, r की वैल्यू है 1.5 हो गया। और बेटा ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4 पाई/3, और इस 4 पाई/3 का क्या करना था होल स्क्वायर। यहाँ से हमने टेंशन निकाल लिया है। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन बी व्हील्ड अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। मीन्स जो, अब आपसे पहला तो क्वेश्चन यही फिनिश हो गया अपने पास। अब आपसे मैक्सिमम टेंशन आपको दे रखा है, और मैक्सिमम टेंशन क्या होगा mr ओमेगा मैक्सिमम का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। टेंशन मैक्सिमम कितना है 200, m की वैल्यू 0.25, r की वैल्यू बेटा जी 1.5, और ये मैक्सिमम जो एंगुलर वेलोसिटी आने वाली है वो यहाँ से निकल आएगी। भाई हमसे क्या बोला है कि अब हम किस मैक्सिमम स्पीड से उसको हम ऐसे घुमा सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन दे रखा है 200, तो मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर।
वहां ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, तो वो मैक्सिमम वाली अपन लिख देंगे बेटा। और मैक्सिमम वाली ये जो स्पीड है वही तो अब हमें क्वेश्चन में क्या करनी है बेटा जी, फाइंड करनी है। तो ये एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट थे और क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा लॉजिक था कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन r। अगर लीनियर स्पीड v दे रखी है तो, और अगर एंगुलर स्पीड दे रखी है तो फिर mr ओमेगा स्क्वायर होता है। v की जगह r ओमेगा पुट कर लेते हैं ना। अब देखो ये लिख रखा था 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई का होता है, और पर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 2 पाई अपॉन 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 पाई अपॉन 3 रेडियन पर सेकंड, ये एंगुलर स्पीड आ गई है। क्या आ गई है बेटा, ये एंगुलर स्पीड आ गई है। और इसी के व्याप पर हमने फिर टेंशन निकाल दिया mr ओमेगा स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था फिर इसी में कि अगर मैक्सिमम टेंशन 200 है तो बताओ ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी। तो उस क्वेश्चन को हमने दूसरे वाले पार्ट से सॉल्व कर दिया। आई होप सो कि आपको ये वाली बात क्लियर हुई। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे और हमने दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से फील कराया। मैं आपसे फिर बोलना चाहूँगा बच्चा, जब भी कोई क्वेश्चन बड़ा हो तो डरो मत, उस क्वेश्चन के पीसेस करो, उसको कट करो। जैसे वाटरमेलन आपको खाने के लिए दिया जाएगा तो आप एक संग थोड़ा ना उसमें मुंह मारोगे, क्या करोगे, उसके पीसेस करोगे ना बेटा। वैसे ही क्वेश्चन होता है बड़ा, टेंशन नहीं नको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी। डोंट फिकर डियर, शैलेंद्र सर इज हियर, आपको सब सिखाने के लिए आ गए हैं। बस बने रहे हमारे साथ, फील करते रहे हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आपको। यहाँ पर ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को फील कराने अपन आ गए हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस, कि एम्प्टी स्पेस में कोई हॉर्स जो है वो गाड़ी को क्यों नहीं खींच सकेगा। क्योंकि बेटा जहाँ एम्प्टी स्पेस होगा वहाँ एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। एम्प्टी स्पेस मतलब खाली स्पेस है तो वहाँ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। और जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो वहाँ पर कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं मिल पाएगा। हम कैसे चलते हैं, जैसे मेरे ये पैर हैं, अब मैंने तो ग्राउंड पर लगाई है एक्शन और ग्राउंड मेरे पैरों को क्या देगा, रिएक्शन, तब चल पाएंगे। अगर रिएक्शन नहीं मिलेगी तो मेरे पैर वहीं फिसलेंगे ना बेटा, वही कॉन्सेप्ट है। तो हम लिखेंगे इन एम्प्टी स्पेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई द रिएक्शन ऑफ एनी एक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल, हेंस अ हॉर्स कैन नॉट पुल द कार्ट। ओके, इतनी सी बात लिखेंगे कि भाई एम्प्टी स्पेस में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो है ही नहीं, कोई एक्सटर्नल एजेंट ही नहीं है जो फोर्स लगाएगा। और जब फोर्स नहीं लगेगा बेटा जी तो एक्शन का रिएक्शन नहीं मिल पाएगा और दैट्स व्हाई वो वहां पर मूव आगे नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से अपन नोट करेंगे इस वाले को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ऐसे ही एक और थ्योरेटिकल है हमारे पास, इसको समझो। Explain why passenger are thrown forward from their seat when a speeding bus suddenly stops suddenly। मतलब बस को अचानक से जब हम रोक देते हैं बेटा जी, तो जैसे हमारी बॉडी है, अब एक पैसेंजर है तो बॉडी जो पैसेंजर का बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो तो बस के कांटेक्ट में होता है, तो वो तो बस को रोकने से वो भी रेस्ट में आ जाता है। लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है पैसेंजर का वो मोशन में ही रहना चाहता है, टेंस टू वांट इन मोशन। दैट्स वाई बेटा वहाँ पर मोशन होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से वो फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है यानी गिर जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि बॉडी का जो अपर पार्ट है वो मोशन में ही रहना चाहता है, वो नीचे नहीं आना चाहता। हाँ, और अगर चली हुई बस को खड़ी हुई बस को अचानक चला दिया जाए तो हम किधर गिर जाते हैं, पीछे की तरफ, वो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, क्योंकि वहां पहले से रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अब मोशन में था तो मोशन में ही रहना चाहता है।
समझ पा रहे हैं आप लोग? ये कुछ प्रैक्टिकल यानी हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इनके ध्यान रखना है आपको। हर तरीके के क्वेश्चंस को हम आपको फील करा रहे हैं। ये समझो कितना प्यारा क्वेश्चन इसे रब ने बनाया है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन टू पुश इट। लॉन मूवर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको खींचना आसान होता है पुश करने की कंपैरिजन में। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। देखो बेटा, जैसे मान लो ये मेरे पास ग्राउंड है। अब ध्यान से समझना पूरी बात को बहुत अच्छे से, मैं पूरी बात को आपको फील कराने वाला हूं। और ये हमने ग्राउंड बनाया है। इस ग्राउंड पर दो ऑब्जेक्ट हैं बच्चा। एक मैंने यहाँ रखा है M1 मास M ब्लॉक का सेम, और एक सेम मैंने यहाँ रखा है। अब समझना, इस पर इसको मैं पुश कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ तो मैं इस पर ऐसे फोर्स लगाऊंगा ना F जी सर। तो इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो ऐसे रहेगा। ये एंगल क्या रह जाएगा? थीटा। तो बच्चों इधर और इधर दो कंपोनेंट होंगे इसमें जी सर। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका? F cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका? F sin थीटा, है ना जी सर। अब दूसरी वाली बात समझो, अगर आप इसको खींच रहे हो तो ऐसे खींचोगे आप इसको F फोर्स लगाकर। ये एंगल कितना होगा आपका? थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा F cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा F sin थीटा, है ना? गॉट इट? नो प्रॉब्लम? यस सर। अब दोबारा और बात समझो बेटा, ये तो मैंने कंपोनेंट बनाए हैं, ये पुश कर रहे हैं, ये उस फोर्स से पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। अब देखो इस पर नॉर्मल कहाँ रहेगा? नॉर्मल तो हमेशा ऊपर होता है। और मांझी कहाँ होती हैं? मांझी तो हमेशा नीचे होती हैं, है ना? ऐसे इसमें नॉर्मल कहाँ होगा बच्चों? इसमें नॉर्मल ऊपर ही होता है। और मांझी कहाँ होती हैं? मांझी तो नीचे होती हैं। अब इसमें बताओ, इस वाली फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल क्या होगा? सर नॉर्मल होगा mg प्लस F sin थीटा, है ना? दोनों नीचे हैं तो नॉर्मल mg प्लस F sin थीटा होगा इस वाले केस में। और इस वाले केस में नॉर्मल क्या होगा बेटा जी? नॉर्मल प्लस F sin थीटा ही हो जाएगा, तो नॉर्मल हो जाएगा mg माइनस F sin थीटा। नॉर्मल हो जाएगा mg माइनस F sin थीटा। अब आप देख रहे हो जो पुलिंग वाला केस है, उसमें नॉर्मल ज़्यादा है, सॉरी कम है, और जो पुशिंग वाला केस है उसमें नॉर्मल ज़्यादा है। आप देख पा रहे हो इसमें नॉर्मल की वैल्यू क्या है? ज़्यादा। तो अब आप बताइए मुझे कि नॉर्मल किस में ज़्यादा है? सर पुश करने में नॉर्मल ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ऐसे करते हैं ना तो और फोर्स बढ़ जाता है, और पुल करने में खींचते हैं तो फोर्स कम हो जाता है, तो वहाँ नॉर्मल कम है। पुलिंग में नॉर्मल कम है। और आपको पता है बच्चों कि फ्रिक्शन क्या होता है? सर फ्रिक्शन होता है आपके लिए, आप जानते भी होंगे, फ्रिक्शन होता है म्यू एन, यानी यहाँ पर साथ में और कौन लगता है? एन। एन क्या है? नॉर्मल। तो फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? नॉर्मल। तो हम कहेंगे यहाँ पर अब हेयर द नॉर्मल फोर्स in case of pulling is less than case of pushing. That's why friction force also in less than in pulling and greater than in pushing. That's why pulling is easier to pushing. क्लियर? ये वाली बात है। यहाँ नॉर्मल ज़्यादा है बेटा तो यहाँ फ्रिक्शन भी, यहाँ पर नॉर्मल कम है पुलिंग में तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा, क्योंकि वो नॉर्मल पर डिपेंड करता है, और उसकी वजह से उसमें पुल करना किसी बॉडी को आसान होता है एज कंपेयर टू पुश करना। सिंपल सी बात है। हाँ, अगर स्मूथ सरफेस है तो पुलिंग और पुशिंग दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि फिर फ्रिक्शन की बात ही नहीं होगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। पुल करने में हम ऊपर, नॉर्मली आप समझो जैसे बॉडी है, अब इसको पुल करोगे तो बॉडी अपने आप ही थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी ना यार, तो उसको खींचना आसान रहेगा। और पुश करने में आप उसको और प्रेशराइज करोगे, फोर्स और बढ़ेगा उस पर, तो खींचना आसान होता है, पुश करना धकेलना हार्ड होता है ना। पूरा मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से पोस्टमार्टम करके बताया है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो अब अपन आगे बढ़ के लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। एक्सप्लेन व्हाई अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल होल्डिंग अ कैच।
जो क्रिकेटर होता है वो अपने हाथ पीछे कर लेता है जब कैच ले रहा होता है, क्यों? देखो बेटा इसमें क्या लॉजिक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। F इज इक्व टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल होता है dt। अब जब वो हाथ पीछे कर लेता है तो उससे टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो इंक्रीज होता है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज होता है तो फोर्स जो है वो डिक्रीज होता है। मतलब उसको जो बॉल टकराएगी तो उसके हाथ पर जो फोर्स लगेगा वो एज कंपेयर टू ऐसे इधर कम होगा। समझ पा रहे हो? जैसे बॉल आगे से आ रही है, अब आपने ऐसे हाथ कर दिए तो बॉल जल्दी आपके हाथ से टकराएगी, आपने हाथ पीछे कर दिए तो बॉल देर में आपके हाथ से टकराएगी। बॉल देर में टकराएगी मीन्स टाइम ऑफ टकराइंग ज़्यादा रहेगा, और टाइम ऑफ टकराइंग ज़्यादा रहेगा तो फिर फोर्स कम होगा। समझ पा रहे हैं? तो जो धक्का लगता है बॉल टकराने से वो कम लगता है, इसलिए जो क्रिकेटर है, विकेट कीपर है, वो अपने हैंड्स पीछे कर लेता है जब वो कैच लेता है। तो क्लियर? तो ये वाली बात आपको यहाँ ध्यान रखनी थी। देखा ना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब हमारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, तो वो सारी बातें अपन को ध्यान रखनी है। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें आपको फिगर दे रखा है और फिगर शो कर रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ, पार्टिकल का दे रखा है पोजीशन टाइम ग्राफ, मास दे रखा है, आपसे बोला है व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू कंजुगेटिव इम्पल्स। इम्पल्स दो इम्पल्स के बीच में टाइम कितना है। तो देखो बेटा सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बॉडी ऊपर से नीचे जा रही है, फिर यहाँ से टकरा के फिर जा रही है, फिर टकरा रही है ना। तो आप देख रहे हो कि हर 2 सेकंड के बाद ही वहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हर 2 सेकंड के बाद हो रही है। तो टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन कितना है, 2-2 सेकंड, 0 से 2, 2 से 4, 6, 8 ऐसे। क्लियर? तो ये तो हमारे पास पहले का आंसर हो गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा ये बताओ, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, यस सर। ये एंगल अगर मान लो थीटा है तो अब बताओ वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी स्लोप के इक्वल होती है ना, जी सर। तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो बताओ फिर टेन थीटा कितना हो जाएगा बेटा, टेन थीटा, ये ऊपर परपेंडिकुलर कितना है 2 और बेस भी कितना है 2, तो वेलोसिटी कितनी हो गई सर, 1 मीटर पर सेकंड हो गई। क्लियर? ये हो गया भाई। जैसे मान लो कितनी सिंपल सी बात है ना, इधर देखो ये टाइम है और देखो इधर यह क्या है, पोजीशन है x। अब मैं केवल यहाँ तक बात कर रहा हूँ, केवल यहाँ तक। ये कितना है 2, ये कितना है 0, ये कितना है 2। अब देखो बेटा ये एंगल कितना है थीटा, तो बताओ वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना 2, बेस कितना 2, तो बोलो वेलोसिटी कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड आ गई। आगे ना आगे वेलोसिटी, बताइए आगे ना वेलोसिटी। क्लियर? अब वेलोसिटी हमारे पास हो गई है। अब बताओ जब ये कॉलिजन करके वापस जाएगा तो भाई सीधी सी बात है, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होता है, आप भी जानते हैं चेंज इन मोमेंटम होता है m मास की बॉडी v वेलोसिटी से टकरा कर वापस पहुंच जाती है तो चेंज इन मोमेंटम होता है 2mv, है ना। और अब देखो चेंज इन मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं बच्चों, चेंज इन मोमेंट को ही हम बोलते हैं इम्पल्स। तो 2m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है बेटा कितनी 0.04 और v की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 0.08 और इम्पल्स की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन सेकंड होती है। क्लियर? तो इस तरीके की बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं, आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये भी, और हमने देखो फील कराया आपको। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम फील कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें देखो बहुत ही सिंपल सा मैंने लॉजिक टाइप से क्वेश्चन आपको फील कराया है, सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। और अब आ चुके हैं ये वाली बात, तो चलो फिनिश है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 12 पुश आउट ऑफ ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻² हिट अ वर्टिकल बॉल नियर बाई, व्हाट द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉल बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर, एज्यूम दैट इट डज नॉट रिबाउंड। ओके, कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो जैसे हमारे पास ये कोई वॉल है, दीवार है ना। अब होता क्या है बेटा, इस दीवार से यहाँ पर एक पाइप है हमारे पास, देखो ये रहा पाइप,
और इस पाइप में से वाटर निकल रहा है, टन टन टन, छी 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 छी, ये देखो, किस वेलोसिटी से टकराता है, v से। तो अब ये बताओ कि वाटर की v1 जो इनिशियल वेलोसिटी है, मैं देखो इसमें क्या लिख रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर v1 क्या है बेटा, 15 है, ये देखा 15 दे रखा। और आपसे बोला है एज्यूम दैट इट डज नॉट रिबाउंड, मतलब वाटर दीवार से टकराकर वापस नहीं लौटता है। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है v2, वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 0 हो जाएगा। क्लियर, देख रहे हो हर चीज का मतलब है। अब इसके बाद समझो बेटा, आप बताओ फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, 2, इसमें हो जाएगा मास m और 0 माइनस 15 v2 माइनस v1 अपॉन टाइम हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से m की वैल्यू बताओ, m को क्या लिख लेंगे सर, m को लिख सकते हैं हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और साथ में 15 तो हमारे पास है ही सही, और नीचे कौन है बेटा जी, टाइम है। भाई मास को क्या लिखा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब जैसे मान लो ये हमारे पास इसकी लेंथ, मान लो यहां से यहां तक कि इसकी लेंथ है l, और इस पाइप का एरिया क्या है a, तो आपको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, यहां से फिर से शुरू करते हैं, F इज इक्वल टू वॉल्यूम की जगह क्या लिखना है बेटा जी, वॉल्यूम की जगह लिखना है एरिया इनटू लेंथ, और साथ में है रो, और ये 15 है, और अपॉन में कौन हो गया है बेटा, टाइम। आप समझ रहे हो लेंथ अपॉन टाइम क्या है, ये वेलोसिटी हो जाएगी बेटा। अगर टी टाइम में एल लेंथ को कवर करता है वाटर, तो भैया वही तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होती है स्पीड वेलोसिटी, तो लेंथ अपॉन टाइम को हमने वेलोसिटी बोल दिया। तो अब वापस से हम क्या करने वाले हैं बेटा जी, वापस से आप इसको इस वाले पेन से समझो, एरिया कितना है बेटा जी आपको 10 टू दी पावर -2 का। इस v की जगह क्या लिखना है बेटा जी आपको, v की जगह लिखना है आपको 15, रो की जगह कितना लिखना है बेटा, वाटर की डेंसिटी है 10 टू दी पावर 3, और ये v कितना है 15 है। बस ये हो गया अपने पास। अब आप देख रहे हो यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगी, इसमें से 2 जीरो, तो ये तो 2 2 5 हो जाएगा, एक जीरो और आ जाएगी आपके पास, तो ये आंसर हो जाएगा 2250, और आंसर किस में आया, न्यूटन में। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैंने फोर्स निकालना था, तो मैंने क्या किया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर मास को मैंने कन्वर्ट किया, चूंकि क्वेश्चन में मास गिवन नहीं है वाटर का, तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को लिखा बेटा एरिया इनटू लेंथ, डेंसिटी और 15 था टाइम। ये लेंथ अपॉन टाइम जो है, लेंथ अपॉन टाइम वही स्पीड वापस से बन गया है। एक ही जगह 10 टू दी पावर -15, इसकी जगह स्पीड 15, रो डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू दी पावर 3 और 15 सॉल्व किया, आंसर आया 2250। ठीक है बेटा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए सीधे सीधे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका डायरेक्ट अगर हम देखें तो हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको ड्राइव करवाया है, F इज इक्वल टू होता है रो ए वी स्क्वायर, वो इसी से बन के आता है। मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व कराया, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रो होता है डेंसिटी, ए होता है एरिया, वी होता है वेलोसिटी, जिससे वो स्ट्राइक करेगा, जिससे वो टकराएगा, वो वाली वेलोसिटी होती है। खूब अच्छे से मैंने फील कराई है ये वाली बात। आई होप सो कि आपने देखा होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो।
तो देखा बेटा किस तरीके से हम ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, खूब अच्छे से सारी चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं। आपको अच्छा लगे अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकें। और भी बेहतरीन सेशन के क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से फील कराएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और फील कराने वाले हैं। नेक्स्ट एक और क्लास चलेगी जिसमें हम आपको फ्रिक्शन को फील कराएंगे, फ्रिक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और लिफ्ट के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, वो सॉरी लिफ्ट के नहीं, मोशन ऑफ पुली, लिफ्ट के तो हमने लास्ट क्लास में समझाए थे सारे केस, मोशन ऑफ पुली और फ्रिक्शन दोनों को बहुत अच्छे से आपको फील कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।